shocked to learn that Indian Prime Minister Modi has been invited to the G7 meetings here. This is deeply troubling and hurtful for the Sikh community and for all Canadians that are concerned about human rights and foreign interference. And now we find out that the Saudi leader has also been invited. This G7 is becoming, honestly, it's becoming a showcase of tyrants. Will this Prime Minister rescind those invitations and make sure that the people coming to this G7 believe in human rights and believe in people, not profits? ये हाल है मेरे देश का पंथ प्रमुख का। दोस्तों नमस्कार, आदाब, आपको फिर से स्वागत करता हूं बेरोक टॉक। दोस्तों, जिंदा होने का सबूत आपको देना पड़ेगा। जिंदा आदमी बोलते हैं, बोलना पड़ेगा आपको। दोस्त, देश में क्या हो रहा है, देश का माहौल क्या है, ये आपको जरूर सोचना चाहिए। एक देश के अच्छे नागरिक होने के नाते आपको बोलना आवश्यक है। बोलिए, बोलने से सुनेंगे। आखिरी वक्त पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 का न्योता यानी कि इनविटेशन आता है, वो भी किसी शर्त के साथ। नरेंद्र मोदी जी को देश के साख बचाने के लिए उनको जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि सिर्फ ये नरेंद्र मोदी जी का बेइज्जती नहीं है, देश का 147 करोड़ देशवासियों का इज्जत का सवाल था। फिर भी हमारा पंत प्रधान को विदेश घूमना बहुत अच्छा लगता है, भागे दौरे चले गए थे। दोस्तों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण से देश इस तरफ या उस तरफ, उस तरफ या इस तरफ, इन दो भागों में बांटा गया। जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है उसके बाद और ज्यादा जो है पूरा विश्व में उथल पुथल। आपने देखा होगा किस तरीके से गाजा पट्टी, इजराइल, ईरान, चाइना के साथ ट्रेड टैरिफ, भारत के साथ क्या हुआ। मुझे देश विदेश की बात के साथ साथ अपने देश के एक अवाम की बात करना मेरा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देश, मेरा देश, जिस देश में पैदा हुआ उस देश के नमक खाया तो उस देश की हमें ख्याल करना चाहिए था। दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब ने सोचा कि मेरा दोस्त माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर फोटो खिंचवाएंगे। G7 में दौड़ा चले गए, जरूर पहुंचा G7 में। उस लिस्ट में नरेंद्र मोदी जी के नाम नहीं है, गेस्टों के नाम में भी जो है बड़ी मुश्किल से शामिल हुआ होगा। अब मैं देखा होगा कि फोटो सेशन में नरेंद्र मोदी जी का फोटो नहीं है। बेशक ये सोशल मीडिया में काफी चर्चा चल रहा था, लेकिन वो कुछ गलत फहमी है। जरूर उनका फोटो दूसरे उसमें है। ये जो फोटो जो आए थे वो G7 का जो मेंबर्स है उन्हीं के ही फोटो है। जो मेंबर G7 के मेंबर जो है, ग्रुप ऑफ 7 के मेंबर जो है, उन्हीं के फोटो है। लेकिन अचानक नरेंद्र मोदी से मिले बिना डोनाल्ड ट्रंप इराक और इजराइल की लड़ाई, जो भयंकर, जो अघोषित जो लड़ाई, जो वार जो चल रहा था, उसकी क्या निर्णय लेंगे हमें भी नहीं पता। लेकिन उसके इमरजेंसी मीटिंग के लिए G7 की मीटिंग छोड़ करके चले गए। दोस्तों, हमारा पंत प्रधान लोकप्रिय 14 साल से जो लोग ढोल पीट रहे थे, हमारे अंधभक्त लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो अंधभक्त नहीं कहूंगा। ये एक बहुत ही चालाक किस्म का, बहुत ही एक रेडिकल किस्म के एक वर्ग है। उनको कुछ लोग अंधभक्त कहते हैं, लेकिन अंधभक्त नहीं है। अपनी सत्ता, अपनी जो हुकूमत चलाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकता है। लोग मजाक ले रहे हैं, मजाक से कहते हैं कि अंधभक्त है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। ये बहुत चालाक शातिर लोग हैं, अंधभक्त नहीं है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी मिले बिना डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड, अमेरिका के लिए रवाना हो गया। नरेंद्र मोदी जी का जो अधूरा सपना रह गया, क्योंकि उनके आखिरी G7 के समिट भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, दुनिया में क्या उथल पुथल जो हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता है।
दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब की जो आखिरी सपना था, माय डियर ट्रम्प के साथ जो फोटो खिंचवाएंगे, अदानी जी के लिए सिफारिश करेंगे और वगैरह वगैरह जो है, सारे सपना अधूरा ही रह गया और मुझे लगता है अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कितनी बार जो है बेइज्जती कर दी भारत की। मैंने पाकिस्तान और भारत का समझौता करवा दिया, सीज फायर करवा दिया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी और आज से पहले जो है 2014 से पहले जो है भारत के कद काफी ऊंचा हो चुका था। जो विशेष वर्ग के लोग जो कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी का जो डंका बज रहा था, लेकिन वो डंका कहीं नहीं बज रहा था, डंका कहीं नहीं बजवा रहा था, डंका फटा हुआ था, डंका कहीं नहीं बजने वाला है। हर जगह बेइज्जती, हर जगह मुंह मिट्टिया पलट हुआ है। जो डंका बजने के जो बात कह रहे थे, सिर्फ भारत के जो विशेष लोग, विशेष वर्ग के लोग जो है, यही लोग बजा रहा था। विदेशों में कहीं डंका नहीं बज रहा था। आपकी पासपोर्ट की जो रैंकिंग है, आपके भारत में डेमोक्रेसी का रैंकिंग है, भारत में जो जर्नलिस्टों की क्या हाल है, भारत में ब्यूरोक्रेट्स की क्या हाल है, भारत में कौन सा लेबर की क्या हाल है, भारत में जो 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 गरीबी के क्या हाल है, जो अभी आपने शायद याद होगा तो, क्योंकि भारत के हमारे मेरे अवाम का, मेरे देश के अवाम का जो है मेमोरी पावर, सोचने याददाश्त बहुत कमजोर है। आज से कुछ महीने पहले आईएमएफ से एक भारत का प्रतिनिधि को टर्मिनेट करके भगाया था। वो टर्मिनेट करके भगाया था, वो भारत का एक बैंक घोटाले में भी शामिल था। वो भारत का नरेंद्र मोदी जी का इकोनॉमिक एडवाइजर था, बहुत ही चहेता विश्वसनीय एडवाइजर था। उन्होंने गलत आंकड़े आईएमएफ में दे रहे थे, उसके वजह से आईएमएफ ने उनको टर्मिनेट किया, बेइज्जती किया। दोस्तों, बात मैं कॉन्क्रीट बात पर जो आने के लिए मैं बातों के माहौल बना था, ये चीज आपको जानना जरूरी है, आपको ख्यालात आपको रखना जरूरी है, समझना जरूरी है। इसलिए मैंने इस इधर उधर की बातों को घुमा करके यहां तक पहुंचा। दोस्तों, बहुत खतरनाक खेल खेलने जा रहा है जो कांग्रेस ने, जो आज से पहले ढोल पीट रहा था, सेंसस कास्ट सेंसस। दोस्तों, कांग्रेस ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, कांग्रेस से गलती हुआ है। कांग्रेस की जो आला कमान जो है, उनसे अभी भी गलती है, उनको गलत फहमी है। आरएसएस जो करने जा रहा है, उनके कांग्रेस के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। अगर ये कामयाब हो गया, कांग्रेस कभी भी भारत में कितने भी एड़ी चोटी के जोर लगा ले, कभी भी कांग्रेस सत्ते पर नहीं आ सकता है। जो नरेंद्र मोदी का जो सपना, जो अमित शाह जो कहते आज से 500 साल तक नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को, आरएसएस को कोई नहीं हिला सकता, वो सच साबित होगा। और नरेंद्र मोदी जी ये भी कहते थे कि मैं 1000 साल का इतिहास लिख करके जा रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आरएसएस का ये खेल सक्सेस हो गया तो भारत में मनुस्मृति का बिल्कुल जो चाहते थे हिंदू राष्ट्र, और दोस्तों, कांग्रेस जड़ से इस पृथ्वी से, इस भारत से गायब हो जाएगा। आरएसएस और बीजेपी चाहते थे ये संविधान भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो लिखे हुए भारत की आज के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को जड़ से मिटाने का साजिश। दोस्तों, सेंसस होंगे, इसका नोटिफिकेशन भारत सरकार ने, जब पहलगाम की अटैक की, जो भारत पाकिस्तान की जो वार चल रहे थे, उसी के बीच में भारत पाकिस्तान की जवाब नहीं दिया, लेकिन उस समय पर सेंसस की बातें कैबिनेट मीटिंग से निकल करके आए।
दोस्तों एनपीआर होंगे उस सेंसस में, एनआरसी होंगे। एनपीआर क्या चीज है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन। दोस्तों मेरे घर से बहुत नजदीक 2011 में पाकिस्तान से आए हुए लोग, उनको बेशक नागरिकता तो मिल गया। दिल्ली के आसपास में बुलडोजर जबरदस्त चल रहे हैं। आज से 40 साल पहले जो बसाया गया गांव मद्रासी कैंप साउथ दिल्ली में, भूमिहीन कैंप साउथ दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में आजादपुर मार्केट के पास कई बुलडोजर चले, जो बेघर लोग जो है पहले जो सरकारों ने जो बसा करके जो गया है, उनको बुलडोज जमींदोज कर दिया गया, बेघर कर दिया गया। 2011 में जो पाकिस्तान से जो हंसते खेलते भारत में जाकर के मैं सुकून से रहूंगा, लेकिन दोस्त उनको भी मजनू का टिल्ला, उस एरिया का नाम, उनको भी नोटिस पकड़वा दिया गया कि आपको ये जमीन खाली करना पड़ेगा। सरकार ने उनको कोई रिहेबिलिटेशन की बात नहीं कहा, कहां पर जाना, क्या करना है। दोस्तों ये सरकार, उनको वोट चाहिए, उनको इलेक्शन के टाइम पर उनके रैली के लिए जनसंख्या चाहिए, बाकी अब इस सरोकार से रखने वाला किसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर आता हूं सेंसस, कास्ट सेंसस। कांग्रेस बहुत बड़ी गलत फहमी में है। हमने इस मुद्दा को लेकर के आया था और भारत सरकार नरेंद्र मोदी आरएसएस यू टर्न में है, लेकिन कांग्रेस के पांव के नीचे से जमीन खिसकेगा। कांग्रेस कभी भी जिंदगी में इस आरएसएस और बीजेपी का कास्ट सेंसस अगर सक्सेस हो गया, कांग्रेस इस धरती से नामो निशान मिटने वाला है। दोस्तों वो राहुल गांधी, मुझे नहीं पता वो समझता कि नहीं समझता, लेकिन जयराम रमेश जैसे बातों पे इतनी सुंदर सुंदर बातें करते हैं, उलझा करके रखते हैं राहुल गांधी को, लेकिन जमीनी हकीकत राहुल गांधी के कान तक नहीं पहुंचाते हैं। जयराम रमेश एयर कंडीशन के अंदर बैठ करके पीसी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, पत्रकार वार्ता करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसके अलावा उनको जमीन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे किसी कंपनी के डायरेक्टर हो या किसी जिला का अधिकारी हो, आईएएस अधिकारी हो, उस तरीके का कांग्रेस में कई राजनेता है। दोस्तों मैं कांग्रेस की आलोचना करने के लिए नहीं आया हूं। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, मेरे देश की सरकार अच्छा होना चाहिए, देश की जनता का, ये देश के आवाम का साथ, मुल्क की आवाम का साथ इंसाफ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए देश की आवाम ने खुशामद मांगी, अब दिए कयामत की रात, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोस्तों फिर आते हैं एनपीआर, सीएए और एनआरसी पर। दोस्तों इस कास्ट सेंसस के बाद बीजेपी आरएसएस के पास ऐसे एक टूल्स आ चुका है, जैसे पहले एक बदनाम हो चुका है ईवीएम और इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि राहुल गांधी और ऑपोजिशन ने आपत्ति जताया था कि इलेक्शन कमिश्नर को चयन में जो पहले की जो पारदर्शिता जो होते थे, उस तरीके का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो जगह जो इलेक्शन कमीशन की चयन पर जो हटा दिया है, ये बहुत एक खतरनाक कदम है। दोस्तों इलेक्शन में जो ईवीएम के हैक या ईवीएम में मैनिपुलेशन की बात तो बहुत छोटी सी बात हो गई, पूरा इलेक्शन के मालिक को ही सरकार ने अपने कब्जे पर कर लिया। दोस्तों इस इलेक्शन जो 2000 पिछले जो इलेक्शन, जो मैं 2024 के इलेक्शन की बात नहीं, जो कुछ स्टेट में जो महाराष्ट्र और हरियाणा की इलेक्शन में खुले आम जो पकड़ा गया था, जो चोरी करते हुए, और अभी भी आज भी कोर्ट में अंडर ज्यूरिडिक्शन है, मैं वहां पर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन हुआ है गलतियां। इलेक्शन में जो इलेक्शन की वोटर लिस्ट में जो अचानक
इतनी संख्या वोटर लिस्ट में जो वोटर जो इंक्रीज जो हुआ है वो क्या संदेह के दायरे में है कि नहीं? या आम आदमी को अपनी 5 किलो अनाज से फुर्सत नहीं है, तो आप कैसे इस मुद्दे को उठाएंगे? तो इसलिए पढ़े लिखे लोग, जो जानकार लोग हैं, अपने सरोकार, अपने देश के भविष्य के लिए बेरोक टोक आवाज उठाना बहुत आवश्यक है। फिर आते हैं सेंसस पर। इस सेंसस की बात दोस्तों डिलिमिटेशन करेंगे, बाइफरकेट करेंगे अपने वोटर्स के। लोग सोच रहे थे कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रहा है, लेकिन नहीं, अब की चूड़ी टाइट हो रहा है। दोस्तों चूड़ी टाइट नहीं, अब की चूड़ी टूटेगा। अब्दुल की चूड़ी टाइट तो बहाना है, चूड़ी टाइट अब का है। दोस्तों देश भारत सरकार का नहीं रहा है, देश अडानी सरकार है। नरेंद्र मोदी एक मैनेजर है और अडानी देश के मालिक है। आप ये बताइए, ट्रेन, हवाई अड्डा, हवाई जहाज, आपने पहले देखा होगा कि हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में आपके पेट्रोल पंप हुआ करते थे। भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में इंडियन ऑयल, आज अडानी ऑयल पंप, अडानी हवाई अड्डा। इजराइल और ईरान की लड़ाई में भारत इजराइल के साथ खुलकर खड़े हैं। दोस्तों इजराइल में अडानी का बहुत बड़ा तेल का 70% हिस्सा है। तो भारत सरकार ने, अडानी सरकार ने इजराइल के साथ खुल के खड़े। जो पहले जो विदेश नीति जो ईरान के साथ जो हमारा सब था, जो ईरान के साथ हमारे जो रिलेशन था, मुझे ऐसे लगता है कि लगभग खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने विदेश नीति को लगभग जमींदोज यानी कि जीरो बटा जीरो किया है। दोस्तों फिर बता रहा हूं, लोग सोच रहे थे कि अब्दुल की चूड़ी टाइट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन अब्दुल की चूड़ी टाइट, अब्दुल बहाना है, चूड़ी टाइट आपका हो रहा है। आपको बंधुआ मजदूर बनाएगा, सुबह लेने के लिए आएगा अडानी का गाड़ी, शाम को आपको छोड़ के जाएगा अडानी का गाड़ी। अब बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर बनने वाला है। दोस्तों उस कास्ट सेंसस की बात क्या होगा? बाइफरकेट करेगा उनकी जो वोट। वो मैंने पहले जो बोला था कि जो अंधभक्त नहीं है, बहुत सातिर देशभक्त है। ये लोग सातिर लोग है, देशभक्त तो नहीं है, लेकिन देश को तोड़ने वाला एक वर्ग जो है। ये आपका जो पॉपुलेशन वाइज जो है, कौन इनके साथ है कौन इनके साथ नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया की जमाना है। आपकी हर चीज, हर पहलू, आपकी हर हरकत जो है इनके पास रिकॉर्डेड हो गया है। तो उसकी वजह से कौन इनके साथ है कौन इनके साथ नहीं है, जो इनके साथ है उनको चयन करेंगे। और कास्ट सेंसस की बात, पॉपुलेशन सेंसस की बात दोस्तों क्या करेंगे? डिलिमिटेशन करेंगे। डिलिमिटेशन में क्या होंगे? उत्तर पूर्व भारत में आपका एमपी की संख्या कम हो जाएगा, साउथ में करीब करीब 40 एमपी की संख्या कम हो जाएगा। एमपी की संख्या कहां बढ़ेंगे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस एरिया में जो काउ बेल्ट है, जहां आरएसएस की सबसे ज्यादा पकड़ है, इस जगह पर दोस्तों, इस जगह पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो संख्या जो है बढ़ जाएगा, यानी कि करीब करीब 150 से ऊपर जो है इस काउ बेल्ट में। ये काउ बेल्ट जो है आरएसएस के अड्डा है, आरएसएस की बहुत अच्छी पकड़ है। इस एरिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या बढ़ जाएंगे, तो बाकी साउथ, नॉर्थ ईस्ट,
और एक्सट्रीम नोड, इनकी कोई मायने नहीं रहेंगे। जो सरकार जो चाहते हैं वही सरकार करेंगे। फिर बता रहा हूं, एनआरसी, एनपीआर, सीएए बहुत सोची समझे प्लानिंग के तहत भारत में लेकर के आए थे। तो लोग उछल उछल के बोल रहे थे कि मुझे हमें जो है सीए एनआरसी होना चाहिए। दोस्तों सीए नहीं, पहले एनआरसी होना चाहिए था। असम में शायद आपको मालूम है या नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, सीए के नाम पर सिर्फ मुसलमान को भगाने वाला जो है वो वेब नरेशन पूरे देश में बनाया गया था। उदाहरण, जो साउथ दिल्ली में जो सीए एनआरसी के टाइम पर जो जामिया मिलिया की और जो उसमें जो 500 रुपए 100 रुपए की जो अम्मा जो किराए पर लाने वाले जो बात, अब याद होगा आपको, जो सीए एनआरसी के टाइम पर जो दंगा फसाद जो हुआ था। तो इस तरीके का जो है नैरेटिव बना करके इस कास्ट सेंसस, इस पॉपुलेशन सेंसस में और जो बाइफर्केशन और जो डिलिमिटेशन के जो ऐसे ताना बाना बुना गया था, वो कांग्रेस को समझ में नहीं आया था, देश की जनता को समझ में नहीं आया। देश को गुलाम बनाने का एक साजिश था दोस्त। तो कांग्रेस के जो इशू था, मुद्दा था, हमने कास्ट सेंसस के लिए हमने मुद्दा उठाया, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं फेल हो गया। कांग्रेस कहीं न कहीं गलती कर गए। कांग्रेस नासमझ है या मूर्ख बना रहा है या बिल्कुल यूजफुल इडियट हो गया है। दोस्तों, बीजेपी आरएसएस ने बहुत गहराई साजिश के साथ लोगों को यूजफुल इडियट बनाया गया। ये देखना, ये वीडियो मैंने खुद 2020 मार्च महीने में रिकॉर्ड किया था। वीडियो देख करके आप समझें कि आप शायद इसी देश के नागरिक हो। नमस्कार।